नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो भारत में जो तुर्क साम्राज्य की स्थापना है वो मोहम्मद गौरी करता है और उसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की जो प्रथम पराजय हुई थी वो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप जो है 1178 ईस्वी में हरा दिया था। अब भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में जान लेते हैं कि 1175 में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। फिर 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय जो था उसने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसको हरा दिया। ये भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बड़ी पराजय थी। फिर 1179 में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीता था। 1185 में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। फिर 1186 में मोहम्मद गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण कर लिया और 1191 में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत होती है। गोविंद राय इस युद्ध में मारा जाता है। 1193 में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। 1194 में चंदावत का युद्ध हुआ था। 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में जयचंद की हार होती है। इसमें परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। 1195-96 में मोहम्मद गौरी फिर से भारत आता है। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर उसने हमला कर दिया। 1196 में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना आरंभ किया था, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हो गई थी। 1205 में मोहम्मद गौरी फिर से भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच में उसका खोखरों से मुकाबला हुआ। फिर 15 मार्च 1206 को गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमिया नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गौरी पर खोखर जाति के किसी युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक से हमला कर दिया और उसका मर्डर कर दिया। उसके शव को गजनी में ही दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने अपने जो विजित प्रदेश हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का हम कालक्रम जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ना प्रमुख वंश है, जैसे गुलाम वंश आया, खिलजी आया, तुगलक आया, लोधी आया। इनके बारे में हम समझते हैं। सैयद वंश आया कि कालक्रम क्या है। देखिए, गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। तो सबसे पहले जो इस दशा में शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से 1210 तक रहा। उसके बाद आराम शाह, ये ज़्यादा फेमस शासक नहीं है। इसका जो कार्यकाल है वो 1210 से 1211 तक रहा। फिर इल्तुतमिश आया, जिसने जीतल वगैरह चलाया। ये काफ़ी फेमस शासक था। इसने 1211 से 1236 तक अपना शासन करा। फिर रुकनुद्दीन फिरोज़ आया। ये ज़्यादा फेमस नहीं था। ये 1236 में ही इसका एक ही साल शासन चला। फिर रजिया बेगम आई, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका जो शासन है वो 1236 से 1240 के बीच में चला और बाद में इसका भी कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो भी शासक हुए हैं उनमें बलबन जो है मुख्यतः है। अब ऐसे तो मुइजुद्दीन बहराम शाह आया, अलाउद्दीन मसूद शाह आया, नासिरुद्दीन महमूद आया, लेकिन बलबन जो है अपने आप में वो एक अच्छा शासक रहा है। इसका फिर फेमस जिसका की टाइम पीरियड 1266 से 1287 तक रहा है। फिर उसके बाद कैकोबाद और शमसुद्दीन की उमर से आया, जिसका कि 1287 से लेकर 1290 तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश है। खिलजी वंश का जो टोटल कार्यकाल रहा वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा और इसमें जो सबसे फेमस जो रहा आपका वो अलाउद्दीन खिलजी रहा। ठीक है, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं वो जलालुद्दीन खिलजी हैं 1290 से 1296 तक। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं 1296 से 1316 तक। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक हैं 1316 से 1320 तक। और उसके बाद उसको रिप्लेस करता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं और इनका जो तुगलक वंश का जो डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा है वो 1320 से 1412 तक रहा है। तो गयासुद्दीन तुगलक आए, उसके बाद 1320 से 1325 और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए। ये वही हैं जिन्होंने की सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के बारे में आपको जान लेना चाहिए कि टोकन मनी क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है 1325 से 1351 तक रहा है और इन्होंने जो है अपनी राजधानी को भी ट्रांसफ़र किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक फेमस शासक हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हों तो मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक रूलर रहा है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसके बाद फिरोज़ तुगलक आया था, इसने नहरों वगैरह का निर्माण कराया था। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1351 से 1388 है। उसके बाद अन्य शासक आए, जिसमें कि 1388 से 1412 के बीच में अन्य कई शासक आए। उसके बाद सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1414 से 1451 तक करीब रहा है।
इसमें ख्रीज खां इसका संस्थापक था, जिसका टाइम पीरियड 1414 से 1421 तक रहा है। उसके बाद मुबारक शाह आया था 1421 से 1434 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह आया है 1434 से 1445 तक। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आया है 1445 से 1450 तक। उसके बाद लोधी वंश जो आया है, बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। 1451 से 1526 तक लोधी वंश का पूरा एक टाइम पीरियड रहा है। और उसके बाद इसको गुलाम ये आपका 1526 में जब बाबर जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देगा, तो उसके बाद मुग़ल वंश का जो है दिल्ली सल्तनत पे शासन हो जाएगा। तो लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1451 से 1526 तक रहा है। और अगर हम बात करें लोधी वंश के संस्थापक की, तो बहलोल लोधी हैं, जिनका टाइम पीरियड 1451 से 1489 है। उसके बाद सिकंदर लोधी आए थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1489 से 1517 तक रहा है। और उसके बाद इब्राहिम लोदी आए थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1517 से 1526 तक रहा है। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और उनके कार्यकाल के बारे में। ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 तक रहा है। उसके बाद खिलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1414 और सैयद वंश का 1414 से 1451 और लोधी वंश का 1451 से 1526। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्या हमें सन याद रखने की ज़रूरत है, इन सन का हमें क्या फ़र्क होने वाला है ना। देखिए सन याद होने के ना कई फ़ायदे हैं। हालांकि ये बात ठीक है आपकी कि यूपीएससी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको आंसर जो लगाना है उसमें आपको मदद मिलती है ऑप्शन लगाने में। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया समकालीन क्या है, तो आपसे पूछ लिया कि जो गुरु नानक आपके हैं, ये आपके गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये किसके समकालीन थे, मान लो। ठीक है, तो अगर आपको गुरु गोविंद सिंह का जो टाइम पीरियड है वो पता है, ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो कि सर उस समय कौन सा समकालीन शासक रहा होगा, उस समय कौन सा शासक था, दिल्ली सल्तनत में क्या चल रहा था। तो आपको याद आएगा कि सर यहाँ उस समय बाबर चल रहा था, मुग़लों का शासन आ चुका था, तो मुग़लों के जो समकालीन थे ये, है ना। तो इस तरीके से भैया तुम्हें चीज़ों को पता चलने में मदद मिलेगी और ऑप्शन आप आराम से लगा पाओगे। तो इसलिए टाइम लाइन ना अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपको मदद ही मिलेगी, नुकसान कुछ नहीं होने का। बात करते हैं गुलाम वंश की, तो अब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि गुलाम वंश है क्या। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका जो गुलाम सरदार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब तुगरील को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गियासुद्दीन महमूद ने दासता से मुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी जो थी वो यालदोज़ की बेटी से हुई थी और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरते हुए हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, लाख बख्श लाखों में दान करने वाला के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो जून 1206 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक लाहौर से ही शासन करता है। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान जो है वो राज्य से सुदृढ़ीकरण पर दिया है। ठीक है, उसने अपनी बहन की शादी जो है वो नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दी थी और अपनी दूसरी पुत्री की शादी जो है वो इल्तुतमिश से कर दी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 में मान्यता मिलती है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की भारतीय सल्तनत में मलिक और सिपह सालार की हैसियत से पद पर कार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा जाता है दानशीलता और उदारता के कारण। हसन निजामी और फ़कीह मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण जो है वो प्राप्त था और कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था, स्टार्ट करवाया था इसका काम। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ जो है वो चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति जो है वो बख्तियार खिलजी था। ये वही वाला है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ध्यान रखिएगा, ये आ भी गया नीचे, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा जो है वो फ़ारसी थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि ये जो रचनाएं थी मुग़ल काल के दौरान, दिल्ली सल्तनत के दौरान, तो वो कौन सी भाषाओं में ज़्यादातर लिखी गई हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था वो आराम शाह था। अब आराम शाह जो है वो काफ़ी फेमस एक शासक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि ये 8 महीने तक ही सिंहासन पर रहा था और इसकी हत्या जो है वो इल्तुतमिशी कर देगा और फिर इल्तुतमिशी गद्दी पे बैठ जाएगा। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। 1211 से 1236 तक इसका रूरल डायनेस्टी रहा। इसका था इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश क्या था, तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश क्या था, बदायूं के सूबेदार के पद पर था, ये याद रखिएगा।
चालीसा दल का गठन जो है वो इल्तुतमिश ने ही किया था। चालीसा दल को तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चालीसा दल जो है 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का गुट था एक। प्रारंभ में इल्तुतमिश को यल्दौज और कुबाचा से सामना करना पड़ा। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित कर दिया था। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा जो है वो 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ था और सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का जो है वो इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रारंभ कराया था। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने ही ट्रांसफ़र कराया था, ये भी याद रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने ही कराया था और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को है और इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद बनवाई थी। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता जो था वो चंगेज़ खान था। चंगेज़ खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने ही बचाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को जो है वो वंशानुगत बनाया था। बात अगर करें रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की तो 1236 की बात है। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को बनाया। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के शासन की बागडोर जो थी वो उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। तो बात करते हैं रज़िया की 1236 से 1240। और रज़िया को 1236 में जनता और अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। रज़िया जो है वो पर्दा प्रथा को त्याग के पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर खुले मुंह से राजदरबार में जाती थी। रज़िया ने याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया था। रज़िया ने अल्तुनिया को तबर हिंद का अख्तादार भी नियुक्त किया था। रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह किया। बैराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा रज़िया की हत्या करवा दी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक जो थी वो रज़िया ही थी। और मुइजुद्दीन बहराम शाह के अगर बारे में हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1240 से 1242 तक रहा है। रज़िया को अपदस्थ करके यानी कि पद से हटाना, अपदस्थ करना मतलब कि पद से हटाना, पद से हटाकर तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नायब नामक नए पद का गठन किया गया था। नायब मतलब नायब मामलिकात। ठीक है, एक नए पद का गठन हुआ था मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में, याद रखिएगा। प्रथम नायब जो है वो ऐतगीन को नियुक्त किया गया था और बहराम शाह की हत्या दिल्ली के तुर्क सरदारों ने कर दी थी। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आया जो कि 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा। बहराम शाह का जो उत्तराधिकारी था वो अलाउद्दीन मसूद शाह बना और मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया। ये याद रखिए, वही बलबन है जो आगे आके अब शासन संभालेगा। ठीक है, बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की तो 1246 से 1265 ईस्वी तक 1246 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया और नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति जो है वो बलबन को सौंप दी। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और बलबन ने अपनी पुत्री की शादी सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दी थी। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कहीं कहीं आपको मिलेगा टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। लुसेंट में आपको टोपी सिलकर मिलेगा या टोपी बनाकर। तो बात एक ही है दोस्तों। 1259 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता करके बलबन ने पंजाब में शांति स्थापित कर दी और मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकाते नासिरी नासिरुद्दीन को समर्पित कर दी। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। बात करते हैं गियासुद्दीन बलबन की तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1265 से 1287 तक रहा है। गियासुद्दीन बलबन जो है वो इलबरी जाति का होता है। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली लेके आया था। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। याद रहे, रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर शिकार पद पर था। याद रखिएगा, रजिया का जब शासनकाल चल रहा था तो बलबन किस पद पे था? अमीर शिकार के पद पे। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा दल को बलबन ने समाप्त किया था। अब इल्तुतमिश जो चालीसा दल का गठन करता है ना, बलबन उसको आके समाप्त करता है अपने टाइम पीरियड में। बंगाल की राजधानी लखनौती को बलबन के समय विद्रोहों का नगर कहा जाता है और बंगाल के विद्रोही सरदार जो तुगरिल खां हैं उनको मलिक मुकदिर ने पकड़ा था। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन गियासुद्दीन बलबन ने ही किया था। बलबन की अन्य उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अज़्द कहा है। सीमा क्षेत्र में स्थित किलों का पुनर्निर्माण कराया।
अयोग्य और वृद्ध सैनिकों को पेंशन देकर पदमुक्त कराने की योजना भी चलाई। अपने सैनिकों के वेतन का भुगतान जो है वो नकद में किया। सिजदा और पापोस के प्रचलन को अनिवार्य बना दिया। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाई। याद रखिएगा, लौह रक्त की नीति किसने चलाई थी? तो बलबन ने चलाई थी। उसने कहा कि राजा जो है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान जिल्ले इलाही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उच्च कुल और निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच में उसने एक अंतर स्थापित कर दिया और अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया। ठीक है, याद रखिएगा। कुरान के नियमों को शासन का आधार बनाया। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया तथा उसके नाम के खुतबे पढ़े गए। दिन में 5 बार वो नमाज पढ़ता था। सुल्तान बनने के बाद शराब और भोग विलास को उसने त्याग दिया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। ठीक है, अब ये अमीर खुसरो आपको कब तक देखने के लिए मिलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के भी टाइम में मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो प्रसिद्ध ज्योतिषी और चिकित्सक जो मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन ने खुद को आफरा सियाब का वंशज बताया है और बलबन की जो न्याय व्यवस्था थी वो निष्पक्ष थी। बलबन के शासन की सफलता का जो मुख्य श्रेय है वो उसका गुप्तचर विभाग को दिया जाना चाहिए। और बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं हैं कि सुल्तान का पद जो है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और सुल्तान का निरंकुश होना जो है वो आवश्यक है। बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु के सदमे से बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है कैकोबाद। कैकोबाद का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है 1287 से 1290 ईस्वी। इसमें बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में कैकोबाद ने दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी में आसीन हुआ और कैकोबाद का जो सेनापति है गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकोबाद लकवा से मरा और कैकोबाद अत्यंत विलासी और कामुक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था, ये याद रखें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।